मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा था। चेहरे पे बदहवासी छाई हुई थी। अपने ही हाथ से मैं अपने होंठों को रगड़ने लगी, उसका लम्स मिटाने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों दिल इख्तियार से बाहर लग रहा था। उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दुपट्टा सर पे लिया, खुद को आईने में देखा। बज़ाहिर सब ठीक था। मैंने पूछा, कौन है? परजाई जी, मैं अमजद, दरवाज़ा खोले। मैंने दरवाज़ा खोला। उसने मिठाई का डब्बा मुझे दिया। मुस्कुरा रहा था, खुश लग रहा था। कहने लगा, मेरी बात पक्की हो गई है जी, उसकी मिठाई है। मैंने कहा, बहुत मुबारक हो। कहने लगा, परजाई पूछेंगी नहीं किससे हुई है? मैंने कहा, आपके तो ख़ानदान वालों को मैं इतना जानती ही नहीं हूँ। कहने लगा, उसे जानती हैं आप, आपकी सहेली अफीरा से। ये सुन के मैं कुछ हैरान हुई थी, लेकिन खुश भी हुई थी कि अच्छी बात है, उसने अच्छा फ़ैसला किया था। मैंने कहा, बहुत मुबारक हो। कहने लगा, खैर मुबारक जी, वो अबूज़र भाई का है। मैंने कहा, वो घर पे नहीं है। कहने लगा, अच्छा मैं डेरे जाके देख लेता हूँ। ये कह के वो चला गया। मैंने मिठाई फ्रिज में रख दी। कुछ देर बाद मेरी सास और जुलेखा भी वापस आ चुकी थी। कहने लगी, नीलम को मैंने वहीं रहने दिया, बेचारी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, अच्छा किया आपने। फिर मैंने कहा, अम्मी वो अमजद भाई मिठाई लाए थे। ये सुन के मेरी सास मुस्कुराने लगी। हाँ, रुकैया ने बताया था मुझे, अमजद के साथ अफीरा की बात पक्की हो गई है, मिठाई इसीलिए लाया होगा। अच्छा अदन पुत्र, ऐसा कर, रात के लिए बिरयानी बना ले, साथ कीमा मटर, और हाँ, शामी की टिक्कियाँ ज़रूर बनाना, मीठे में गाजर का हलवा भी। मैंने कहा, जी अम्मी मैं बना लेती हूँ, लेकिन क्या कोई दावत पे आ रहा है? वो कहने लगी, रात को अबूज़र के घर आते ही उसके सब कज़नों ने आ जाना है, खाना खा के ही जाएंगे। फिर जुलेखा से कहने लगी, जा तू परजाई के साथ लग, नीलम भी घर पे है ही नहीं। जुलेखा मेरे साथ ही सारे काम करवा रही थी। कहने लगी, परजाई कीमे के नरगिसी कोफ्ते बना लेते हैं, शाहिद भाई को बड़े पसंद है, अबूज़र भाई के भी फेवरेट है। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मी जी ने कीमा मटर कहा है इसलिए वही पकेगा। कहने लगी, बना लेते हैं ना, अम्मी जी ने कौन सा एतराज़ करना है, भाई भी खुश हो जाएगा और फिर शाहिद भाई को भी पसंद है। मैंने अब गौर किया था, शाहिद के नाम पर जुलेखा की मुस्कुराहट ही अलग थी। मैंने सोचा, पता नहीं इन सबको गुंडे बदमाश ही क्यों पसंद है, शायद इनके ख़ानदान के हैं इसलिए, इनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है वही बना लेते हैं। खाना मैंने ही बनाया था, जुलेखा ने मेरी मदद की थी। रात को वाकई अबूज़र के साथ ही उसके सारे कज़न्स आ गए। सब अमजद को अफीरा के नाम से तंग कर रहे थे। सब सहन में रखी चारपाइयों पे ही बैठे थे। वैसे उस मगरूर लड़की ने तेरे लिए हाँ कैसे कर दी? शाहिद ने अमजद से कहा। हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे तो 90% यकीन था कि इनकार हो जाना है। शायद मेरी मोहब्बत सच्ची थी अबूज़र भाई की तरह। मोहब्बत सच्ची हो तो मिल ही जाया करती है। अबूज़र कहने लगा, ओ गल सुन मेरी, उसे शादी के बाद अपने कंट्रोल में रखना, समझा ना? अमजद कहने लगा, ओ फिक्र ही ना कर यार, मेरे रोब में ही रहेगी। शाहिद हंसने लगा, जाने भी दे, तेरा मुस्तकबिल हमें साफ नज़र आ रहा है, उसका परस हाथों में लिए उसके पीछे पीछे फिरता नजर आएगा। शाहिद की बात पे सब हंस रहे थे। मैं किचन में बिरयानी को दम देते हुए उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही मैं दम पे बिरयानी रख के पलटी तो हैरान रह गई। किचन की खिड़की ज़रा सी खोले जुलेखा खड़ी थी। मैं उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। उसी साइड पर चारपाई के कोने पे शाहिद बैठा था। जुलेखा उसे देख रही थी, वो भी चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था। जुलेखा, मेरी पुकार पे वो बुरी तरह से चौंकी। मुझे देख के खिफ़्फ़त में मुब्तला हुई। वो परजाई, मैं वैसे ही बातें सुन रही थी, मैंने किसी को देखा तो नहीं है। उसकी बेवकूफ़ी पे मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। मैंने कहा, तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, चलो सलाद बना दो, फिर खाना भी लगाना है। सहन में दस्तरख्वान बिछाया गया, सभी वहीं बैठ गए। पहला नवाला लेते ही सब मेरी तारीफ़ करने लगे। परजाई जी, कमाल का जायका जी आपके हाथ में, अमजद ने बिरयानी खाते हुए कहा। शाहिद ने सबसे पहले कोफ्ते ही अपनी प्लेट में डाले थे। परजाई जी, खाना बड़ा कमाल का बना है। तारीफ़ सबने की थी सिवाय अबूज़र के। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाता रहा। सबसे ज़्यादा तारीफ़ उसका कज़न कैसर कर रहा था। वैसे मैंने आज तक इतनी मज़ेदार बिरयानी नहीं खाई, और कोफ्ते भी कमाल बने, और गाजर का हलवा ज़बरदस्त जी। वो तू चुप करके नहीं खा सकता? जब से बैठा है बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। खाना खाना है, चुप करके खा, वरना वो रहा बाहर का दरवाज़ा, कमीना कहीं का। अबूज़र का गुस्सा मुझे समझ में नहीं आया था। वो बेचारा चुप हो गया। खाने के बाद चाय की फरमाइश होने लगी। जुलेखा कहने लगी, चाय मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं जुलेखा, तुम रहने दो, परजाई के हाथ की पीनी है, एक बार फिर कैसर ने कहा। मैंने कहा, हाँ मैं बना देती हूँ। पता नहीं अबूज़र को गुस्सा क्यों आ रहा था। मैं चाय बनाने किचन में चली गई, वो मेरे पीछे ही आ गया। उस वक्त मैं चाय कपों में डाल रही थी। लाओ चाय मैं कपों में डाल देता हूँ, तुम जाओ जाके कमरे में आराम करो, सुबह से काम कर रही हो। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। वो कहने लगा, कहा है ना तुमसे, छोड़ो हो जाओ, मैं दे दूँगा चाय। मैंने कहा, ठीक है मैं बर्तन धो देती हूँ। उसने चाय कपों में डाली और एक कप में चीनी के बजाय नमक डाल दिया। मैं उसे ही देख रही थी। मैंने कहा, अबूज़र ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, उस कैसर की तो ऐसी की तैसी, होता कौन है तेरी तारीफ़ करने वाला, कड़वी चाय पिएगा ना उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ये सुन के मुझे हैरत हुई थी। वो मेरी तारीफ़ से जेलस हुआ था। उसने बाहर जाके चाय सहन में चारपाई पे रख दी और नमक वाली चाय कैसर को दी। जैसे उस बेचारे ने चाय पी, मुंह के जाविये बिगाड़ने लगा। बाकी सब चाय पी रहे थे।
उसने कप दोबारा ट्रे में रख दिया। अबू सर कहने लगा, कैसर चाय क्यों बीच में छोड़ दी? चाय तो पी, तेरी परजाई ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वो कहने लगा, नहीं वो मुझे काम बहुत ज़रूरी याद आ गया था, मैं चलता हूँ। ना जी, ऐसे कैसे, चाय पिए बगैर थोड़ी जाने दूंगा। ज़बरदस्ती अबू ज़र ने उसे वो नमक वाली कड़वी चाय पिलाई। अजीब शख्स था। सब लोग जा चुके थे, वो खाली कप किचन में लेके आया। मैं कमर पे हाथ रखे खड़ी उसे ही देख रही थी। मुझे यूँ देख के कहने लगा, क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? उस बेचारे को ज़बरदस्ती तुमने नमक वाली चाय पिलाई है। कहने लगा, तुम मुँह संभाल के रखे ना, तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें इस बात से जेलसी है कि उसने मेरी तारीफ़ क्यों की? वो कहने लगा, 1-2 बार तारीफ़ करना समझ में आता है जी, ये हर नवाले पे तारीफ़ करने वाला वो होता कौन है? मैंने कहा, तुमसे मेरी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई अबू ज़र। कहने लगा, हाँ नहीं हुई बर्दाश्त। मैं उसकी जवाब पे हैरान थी। तुम मुझसे जेलस हो? कहने लगा, यही समझ लो, जो समझना है समझ लो जी, किसी और के मुंह से तुम्हारा नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तारीफ़ कैसे बर्दाश्त करूँ? मैंने कहा, खुद तो तुम्हें कभी तौफीक नहीं हुई कि मेरे खाने की तारीफ़ ही कर दो, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं है। मैं शायद रवानी में कुछ गलत बोल गई थी। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखने लगा। यूँ कहो ना जी, मेरे मुंह से तारीफ़ सुनना चाहते हो? मुझे अब अपनी कही हुई बात का एहसास हुआ। हाँ जी, कर देता हूँ तारीफ़, हक है जी आपका मेरे मुंह से तारीफ़ सुनने का, आपका तो पूरा पूरा हक है जी। मैं बर्तन धो चुकी थी, किचन भी साफ़ था, मगर वो दरवाजे के सामने खड़ा था। नहीं, मुझे नहीं सुननी, हटो पीछे। मगर वो नहीं हटा। ना जी, आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी। अदन जी, आप खाना बहुत मज़े का बनाती हो, ख़ास तौर पे वो जो ऑमलेट आपने मुझे सुबह अपने हाथ से खिलाया था, उफ़, अभी तक उसका जायका मेरे मुंह से ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद जो मीठा दिया था आपने, बड़ी चस आई थी जी, तबीयत हशाश बशाश हो गई थी। सर्दी में भी मेरे माथे पे पसीने आने लगे। अबू ज़र पीछे हटो। मैं उसके सामने नज़रें नहीं उठा पा रही थी, अपनी बात कह के पिछता रही थी। लोग ऐसी नायतों पे सैराब होते हैं जी, मेरी तो तशनगी और भी बढ़ गई है। आज से पहले अपनी ज़िद पूरी करने का इतना मज़ा कभी नहीं आया जी, जितना आज सुबह आया है। उसकी बातों से मेरा चेहरा तमतमाया था, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसका लहजा खुमार आलूद होने लगा था। अबू ज़र पीछे हटो। मैं रो देने को थी, वो पीछे हट गया, या शायद मेरी आवाज़ की नमी पे उसे मुझ पे तरस आ गया था। मैं तेज़ी से उसके पास से गुजरी, मगर वो मेरी कलाई पकड़ चुका था। इतनी तारीफ़ काफ़ी है जी, या और भी कर दूँ? मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और कमरे में चली गई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। इससे पहले कि वो कमरे में आता, मैं बेड पे लेट के कंबल ले चुकी थी। वो कुछ देर बाद कमरे में आया, बेड से तकिया उठाया और सोफे पे जाके लेट गया। पहला पहला प्यार किसी नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदों जिदों हुंदी बेवफाई है, रुलते गए हाँ पर चस बड़ी आई है। पता नहीं कौन कौन से गाने गा रहा था। मैंने आंखें ज़ोर से बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में ही सो चुकी थी। सुबह जब उठी तो अभी तक अबू ज़र सो रहा था, वरना वो मुझसे पहले उठ जाया करता था। मैंने वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। इतनी देर तक अमूमन सोता नहीं था। मैं उसके पास चली गई। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उठाऊं कैसे। मैंने मोबाइल पकड़ा और एक धीमी सी रिंग टोन लगा के उसके कान के करीब कर दिया। जैसे ही वो टोन बजी, वो उछल के उठा, फिर मुझे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, 10 बज गए हैं। मेरी बात सुन के उसने घड़ी की तरफ देखा। कहने लगा, ये कौन सा तरीका है शौहर को उठाने का? मैंने कहा, मुझे तो यही तरीका आता है, तुम उठ गए ना, बस काफ़ी है। कहने लगा, एक तरीका मुझे भी आता है, अगर कहो तो मैं बता दूँ। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहा था। मैंने अलमारी से उसके कपड़े निकाले और बेड पे रख दिए और कमरे से बाहर चली गई। वो तैयार होकर बाहर आया, नाश्ता करके चला गया। काफ़ी दिन से चुप चुप सा था। कमरे में आते ही मुझे बड़े गौर से देखने लगता। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी नज़रों से बेतहाशा उलझने लगी थी। अभी भी मैं चूड़ियाँ उतार के दराज में रख रही थी और ड्रेसिंग के शीशे से वो मुझे देखे ही जा रहा था। मैंने अपने हाथों पे लोशन लगाया, क्योंकि बर्तन धोने की वजह से अकड़ने लगते थे। अबू ज़र, मुझे ऐसे मत देखा करो। मैं उसकी नज़रों से उलझन महसूस कर रही थी। कहने लगा, क्यों? मेरे देखने से कुछ कुछ होता है? दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है? क्या होता है जी? वो मेरी कैफियत बता रहा था। कुछ नहीं होता, बुरा लगता है। कहने लगा, तो लगने दो, मुझे तो अच्छा लगता है। कहने लगा, सच तो ये है जी, मेरी नज़रों से तुम्हें कुछ होने लगा है। ऐसे ही प्यार की शुरुआत होती है और तुम प्यार करने से डरती हो, है ना? मैंने कहा, बहुत खुशफहमी है तुम्हारी। मेरा दिल आवारा नहीं है जो किसी पे भी आ जाएगा। खैर, देखते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के भरम दिखाया, मगर जैसे ही टिश्यू से अपना मेकअप साफ़ करने लगी तो कहने लगा, रहने दो, मेकअप साफ़ मत करो। पता नहीं क्यों उसकी नज़र, उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। मैंने फिर भी टिश्यू से अपनी लिपस्टिक साफ़ कर दी। वो उठ के मेरे करीब आया। कहने लगा, मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती जी आपको? मैंने कहा, मुझे सोना है। कहने लगा, तो ऐसे सो जाओ ना। फिर कहने लगा, हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कहने लगा, करना क्या है जी, 2 महीने कम तो नहीं होते एक दूसरे को समझने के लिए।
देखो जी, सीधी बात है, अब और इम्तिहान नहीं दे सकता मैं। उसकी बात पे मैं जल्दी से खड़ी हो गई। कहने लगा सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों उसकी कुर्बत का सोच के ही डर लगने लगता था। कहने लगा अच्छा। उसने सोफे से तकिया उठाया और बेड पे रख दिया। ये देख के मैं उठ के बैठ गई। कहने लगा लेटो यहाँ पे। मैंने कहा तुम शायद भूल रहे हो, तुमने कहा था कि जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँगी तुम बेड पर नहीं आओगे। कहने लगा मुझे तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा लगता ही नहीं है। तुम्हें पता है जमाल भाई क्या बता रहे थे? मैं सोच में पड़ गई, क्या बता रहे थे? कहने लगा नीलम भाभी फिर उम्मीद से हैं। मैंने कहा तो? कहने लगा कि छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते तुम्हें, नन्हे मुन्ने से, प्यारे प्यारे से। मुझे तो छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा तो नीलम भाभी का होगा ना, तुम संभाल लेना उसे। कहने लगा क्यों, अपने बच्चे को क्यों ना संभालूं? उसकी बात पे एक सनसनी थी जो मेरे वजूद में दौड़ी थी। मैंने कहा और छोटे बच्चों का मुस्तकबिल सोचा है कभी तुमने? वो क्या होगा? वो कहने लगा क्या होगा? मैंने कहा जाहिर है बदमाश के बच्चे बड़े होके बदमाश ही बनेंगे ना, ज़बरदस्ती किसी से परस छीनेंगे, गोली मारेंगे, किसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करेंगे। मेरी बात पे कहने लगा कभी अच्छा भी सोचा है तुमने कुछ, या तुम्हारे दिमाग में बस ऐसे उल्टी सीधी सोचें ही आती हैं? मैंने कहा जाहिर सी बात है, जैसा बाप होगा औलाद भी वैसी होगी। कहने लगा नहीं, माँ का भी बड़ा असर होता है। तुम हो ना नेक, भोली भाली सी, मासूम सी, प्यारी सी, तुम पे चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, खून असर दिखाया जाता है। कहने लगा अच्छा, तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है तो तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माजरत कर लेता हूँ तुमसे, कान पकड़ लेता हूँ। उसने सच में कान पकड़ लिए और अपनी नज़रें मेरे सामने झुका ली, अपना सर भी झुका दिया। कहने लगा माफ़ कर दो मुझे, अब बस भी कर दो। ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना होता है, एक ही जगह पर रुक जाना नहीं होता जी। मैंने कहा ये अच्छी बात कही तुमने, ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके, कान पकड़ के, सॉरी कह के मामला साफ़ हो गया। यहाँ किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हारा एक लफ्ज़ तुम्हारे हर गुनाह की तलाफ़ी बन गया। कहने लगा अच्छा दे दो सज़ा, क्या सज़ा देना चाहती हो? तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैंने कहा तकिया उठाओ और जाओ शाबाश सोफे पे जाके सो जाओ, ये सज़ा है तुम्हारी। कहने लगा ये सज़ा कब तक चलेगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहने लगा लेकिन अब मेरा गुजारा नहीं है, देखो तुम मेरी बीवी हो, समझी ना, मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ और तुम जानती हो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करना चाहता नहीं हूँ, प्यार भी देना चाहता हूँ और बदले में प्यार लेना भी चाहता हूँ। और रह गई बात मज़ीद तुम्हें वक्त देने की, वो मेरी तरफ से माजरत है, मैं मज़ीद वक्त तुम्हें नहीं दूंगा। अपना जहन बनाना शुरू कर दो, अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो जी, इसलिए पहले से बता रहा हूँ कल को एतराज़ ना करना, एतराज़ करोगी भी तो भी एतराज़ नहीं सुनूंगा। ये कह के अपना तकिया उठा के सोफे पे जाके लेट गया। वो तो सो चुका था लेकिन मेरी नींदें उड़ा चुका था। अगले रोज़ उसके उठने से पहले ही मैं बाहर चली गई। शाम को जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। अपनी वालिदा के सामने उसने मुझे पकड़ाया। कहने लगा तुम्हारे लिए नया जोड़ा लेके आया हूँ, पहन के आओ। मैंने कहा मेरे पास सब नए ही जोड़े हैं, ये भी नया ही है जो मैंने पहन रखा है। कहने लगा ये पहनो, अभी पहनो, जाओ यहाँ से। उसकी वालिदा कहने लगी लो पहन लो, इतने प्यार से लाया तुम्हारे लिए, जाओ पहन के आओ। जब मैं कमरे में गई तो वो शॉपिंग बैग खोला तो नीले रंग का जोड़ा था। ये देख के मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। साथ में नीले रंग की चूड़ियाँ थीं और सुर्ख रंग की लिपस्टिक। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार होने का मतलब मैं अच्छी तरह जानती थी। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे करीब ना आए। अगर तैयार ना होती तो उसकी वालिदा 100 सवाल करती। मैंने वो जोड़ा पहन लिया, चूड़ियाँ भी पहन ली, लिपस्टिक भी लगा ली। जब बाहर आई तो वो मुझे ही देख रहा था। मेरा खाना खाना मुश्किल हो चुका था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वो किचन में आ गया। बाहर भी देख रहा था कि कोई किचन में आ तो नहीं रहा। मेरे पास आके कहने लगा जल्दी से कमरे में आ जाना, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कह के वो जा चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त मेरे ससुर कहने लगे अदन पुत्र धीरानी एक कप चाय तो बना दे। मैंने कहा जी अब्बा बनाती हूँ। मैंने केतली में पानी रखा, तभी मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिससे मैं उसे खुद से दूर रख सकती थी। मैंने आग को तेज़ किया और अपने दुपट्टे का किनारा उस पर रख दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि रेशमी दुपट्टा आग को लम्हों में पकड़ लेगा। मैं उस आग को संभाल ही नहीं पाई। मेरी कमीज़ पे भी आग लग चुकी थी। मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी। सबसे पहले अबू ज़री बावर्ची खाने में पहुंचा था। मुझे यूं आग में लिपटा देख के उसने दुपट्टा उतार के एक तरफ फेंका। जुलेखा से कहने लगा कोई चादर पकड़ा। चारपाई पे बड़ी सी चादर जुलेखा ने उसकी तरफ बढ़ाई। तब तक वो अपने हाथ से मेरी कमीज़ पे लगी आग को बुझाने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई थी, मैं रोने लगी थी। उसने वो चादर मेरे ऊपर लपेट दी। कहने लगा क्या हुआ, कैसे लगी आग? मैंने कहा पता नहीं। मैं वाकई अपनी इस हिमाकत पे बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे ससुर कहने लगे नज़र लग गई होगी, मैं कल ही जाके सदके के बकरे लाता हूँ। लेकिन वो मेरे चेहरे को, मेरे हाथों को छू रहा था, बेहद परेशान था। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? सच बता। मेरे कपड़े जल चुके थे, हाल बता मेरा जिस्म बच गया था। मैं इतनी खौफजदा थी कि बस आंसू बहे जा रहे थे। मैं बुरी तरह से काँप रही थी। नीलम भाभी और जुलेखा मेरे पास आ गई। आग कैसे लग गई
मेरी सास कहने लगी शायद चाय बना रही थी तो लग गई होगी, क्यों बच्ची से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, देख नहीं रहे हो रंग कैसे पीला पड़ गया उसका, जा कमरे में लेके जा इसे। नीलम और जुलेखा मुझे कमरे में लेके आ गई। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे लिए गर्म दूध करके लेके आई। कहने लगी इसे पियो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। इतनी प्यारी जो लग रही थी। मैंने दूध का गिलास पकड़ा, लेकिन मेरा हाथ इस कदर कपकपा रहा था कि दूध का गिलास तक हिल रहा था। अपनी हिमाकत पे अफसोस सा होने लगा था। हो सकता है मैं सच में जल जाती, मेरा चेहरा जल जाता तो क्या था। जुलेखा कहने लगी भाभी घबराए नहीं, सब कुछ ठीक है, अल्लाह ने खैर कर दी है। नीलम कहने लगी ऐसे करो ये जोड़ा उतार दो। मैंने जल्दी से कपड़े तब्दील कर लिए। हल्की हल्की जलन कमर पे महसूस हो रही थी। नीलम कहने लगी कहीं जलन तो नहीं हो रही तुम्हें, मैं दवा लगा दूँ। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। कुछ देर वो बैठ के जा चुकी थी। अबू ज़र अंदर आया, बेहद परेशान था, फ़ोन पे बात कर रहा था। अमजद तुझसे कह रहा हूँ ना, अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए, कहीं से भी लेके आ। हाँ मैं जाग रहा हूँ, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगा ठीक तो होना, सच बताओ जला तो नहीं है ना कहीं से। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। कहने लगा मैंने अमजद से कहा है सदके के बकरे लेके आए, कह रहा था रात हो गई है मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा है जहाँ मर्जी से लेके आ, बस लेके आ, मैं अभी तुम्हारा सदका उतारता हूँ। मैंने कहा तो कल कर लेते। कहने लगा क्यों कर लेता, शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं। चेहरे से लग रहा था बेहद परेशान है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अपने किए पे पशेमानी हुई। सब लोग मेरी फिक्र कर रहे थे। वो तो दीवाना वार मुझे देख रहा था कि कहीं मुझे आग की तपिश ना लग गई हो। बार बार पूछ रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन मैं उसके बारे में सोचने पे मजबूर होने लगी थी। रात को ही उसने सदके के बकरों पे मेरा हाथ लगवाया। अमजद से कहने लगा इन्हें कटवा, गरीबों में बांट। मेरी सास पता नहीं क्या क्या पढ़ पढ़ के मुझ पे फूंक रही थी। अबू ज़र कहने लगा आज के बाद नीला रंग ना पहनना जी, लगता है मेरी नज़र लग गई। मैं बेड पे लेट गई तो मुझ पे कंबल उसी ने डाला। कमरे की लाइट बंद करके खुद चुपचाप सोफे पे जाके सो गया। कमरे में आने वाली हल्की हल्की रोशनी में मैं उसे ज़रूर देख रही थी। इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं उसे समझती थी। बस अगर गुंडागर्दी ख़त्म कर देता तो अच्छा ही था। पहली बार मैंने उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखा था। सफ़ेद गोरी रंगत का मालिक था, खूबसूरत नौजवान था, बड़ा जिस्म उसकी शख्सियत पे अच्छा भी लगता था। सादा सा था लेकिन अच्छा था। मैंने खुद को झटका, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल का शोर सुनना नहीं चाहती थी। अगले रोज़ अफीरा मेरी खैरियत पूछने आ गई। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कहने लगी सुनना था आग लग गई थी। मैंने कहा बस बचत हो गई मेरी, तुम इतने दिन से नहीं आई, मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। उसने मुंह टेढ़ा करके कहा खैर मुबारक। मैंने कहा क्या बात है तुम खुश नहीं हो, अमजद तो बहुत अच्छा लड़का है। कहने लगी हाँ, अबू ज़र ने तो अपनी मनमानी कर ली, अब पीछे यही बच जाते हैं, इन्हीं को ही कबूल करना था। फिर अमजद को इसलिए भी कर लिया कि बेवकूफ़ है, उसको ज़्यादा समझ नहीं है, वरना किसी और से करती तो पहली रात ही पकड़ी जाती। पता नहीं अफीरा की बात पे मैं तजब्जुब का शिकार हुई। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगी नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, रहने दे बस। नहीं अफीरा क्या बात है। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। कहने लगी जब तक तुम अबू ज़र की ज़िंदगी में नहीं आई थी ना, तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं थी। तू तो जानती है मैं उसकी दीवानी हूँ, और ये जो मर्द होता है ना, इसे अगर प्यार करने वाली लड़की शादी से पहले मिल जाए ना, तो फिर उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके भूल जाता है। अफीरा की बात ने मेरा रंग उड़ाया था। मैंने कहा मैं समझी नहीं। कहने लगी इससे ज़्यादा खुली बात तुझे और क्या बताऊँ। जानती है उस दिन सचमुच उसी ने मुझे कहा था कि मैं उसका सर दबा दूँ। मैं मोहब्बत की मारी इनकार नहीं कर पाई, मुझसे इनकार होता ही नहीं है। तुम्हारे सामने बिल्कुल मुकर गया, शरीफ बन गया, हालांकि तुम्हारे आने से पहले मेरा हाथ पकड़े हुए था। कहता था तुम्हारे साथ गुजारी वो रात याद आती है, अदन तो मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। मुझे लगा शायद मेरे दिमाग में आंधियाँ चल रही हों। मैं अबू ज़र के बारे में कुछ भी सोच सकती थी, लेकिन ये नहीं कि वो किसी औरत के साथ ऐसे कर सकता है। अगर ये बात अफीरा के अलावा किसी और ने कही होती तो मैं कभी यकीन ना करती, लेकिन वो क्यों झूठ बोलेगी। कहने लगी बस मोहब्बत में ये गलती हो गई, अगर मैं भी उसे नखरे दिखाती तो मुझी से कर लेता शादी, लेकिन मुझे मोहब्बत थी ना उससे, इनकार नहीं कर सकी, इसीलिए उसने मुझे बुला दिया। अमजद बेवकूफ़ है, इसलिए सोचा कि उससे शादी करना खतरे से बाहर रहेगा, वरना किसी और से हो गई तो पहली रात ही मुझे पकड़ लेगा, 100 सवाल करेगा। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल घबराने लगा था। वो रो रही थी, कोई लड़की यूं ही तो नहीं रो सकती। अबू ज़र का ये रूप भी मेरे सामने आएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अफीरा को अपने साथ लगा के उसे चुप करवाया। कहने लगी देख अल्लाह के बाद ये राज सिर्फ तुझे पता है, मेरा राज राज रहने देना। अगर अमजद को पता चल गया तो जाहिर सी बात है शक करेगा मुझ पर, और तू अबू ज़र से तो पूछना भी मत, वो तो तमाशा लगा के रख देगा। उसे लगेगा मैंने तुझे बता के उससे बदगुमान किया है, वो फिर अमजद को बदगुमान करेगा, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तू मेरी सहेली है इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, शायद तुझे पाके ही सुधर जाए। मैंने कहा तुम्हें नफरत नहीं हुई अबू ज़र से, उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, तुम्हें तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए थी।
کہنے لگی ایک خاندان میں رہتے ہیں، بڑی منتیں کی تھی میں نے اس کی کہ مجھ سے شادی کر لو، میری عزت کے ساتھ تو کھیل ہی چکے ہو، مجھے اپنا لو، لیکن کہنے لگا کہ عدن تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا، اصل محبت تو مجھے اس کے ساتھ ہوئی ہے، پھر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی نا، ورنہ سب کو شک ہو جاتا تو مجھے کون پوچھتا، اس نے تو چھوڑ دیا تھا۔ افیرہ کی بات نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی اور بھی بہت عورتوں سے اس کے چکر ہے، اگر تو کہے گی تو تجھے دکھا بھی دوں گی، ہمارے محلے میں ایک 2 نمبر عورت رہتی ہے، یہاں 8 گلیاں چھوڑ کے، روز اس کے گھر جاتا ہے، اب اس کے گھر جانے والا شریف مرد تو نہ ہوا نا، جب سے یہ اس کے گھر جانے لگا ہے کوئی اور اس کے گھر میں نہیں آتا، اگر تجھے دیکھنا ہے نا مغرب کے بعد 8ویں گلی میں چلی جانا، وہاں ویسے بھی زیادہ آبادی نہیں ہے، گلی کا آخری مکان ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اگر تو کہے گی تو میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پہ میرا دل یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مغرب ہوئی افیرہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میری ساس کو ویسے بھی اعتراض نہیں تھا، ہم لوگ اس گلی کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، چادر سے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا۔ اس آخری مکان پر جیسے میری نظریں جم گئیں، جیسے ہی اندھیرا چھایا گھر کا دروازہ کھلا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، لیکن گھر سے باہر نکلنے والا وہی تھا۔ کہنے لگا دروازہ اچھے سے بند کر لینا جی، ورنہ مجھے فکر ہی رہے گی۔ یہ دیکھ کے وہ جو ایک آخری امید تھی وہ بھی ٹوٹی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف آ گئی۔ افیرہ میرے پیچھے آئی، کہنے لگی دیکھ لیا؟ چلو اچھا ہے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ورنہ شاید میری بات پہ تو تجھے بھروسہ ہی نہ ہوتا۔ یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو ایسا دکھاتا ہے جیسے بیوی کے علاوہ تو وہ کسی دوسری عورت کو نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں جانتی ہوں اس کا اصل روپ میں نے دیکھا ہے۔ بس جی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے قدم اٹھا لیا تھا۔ چاہتی تھی یہ عزت کی چادر پہنا دے، لیکن اس نے تو نہیں پہنائی۔ تو میری دوست ہے اس لیے تجھے سب کچھ دکھا دیا، ورنہ مجھے کیا پڑی تھی، میری بلا سے جو مرضی کرتا پھرے۔ میں اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ بس ایک بات کا مان تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بدماش تھا، میں نے یہ بھی برداشت کر لیا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ وہ گولیاں چلاتے ہوئے سوچتا نہیں ہے، اور میں نے سوچا چلو اپنی محبت سے اسے بدل دوں گی، لیکن جو کچھ اب پتا چلا تھا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتی۔ رات کا کھانا تک مجھ سے نہیں کھایا گیا، اور میں نے کھایا بھی نہیں۔ بار بار میری ساس کہنے لگی کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا نہیں بس بھوک نہیں ہے۔ رات کو میں کمرے میں بھی جلدی چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ایک گلاس دودھ کا لے کے آیا، مجھے کہنے لگا اٹھو جی دودھ پی لو، کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پینا۔ کہنے لگا نا جی، انکار نہیں سنوں گا، اٹھو جی۔ جیسے ہی وہ میرا بازو پکڑنے لگا میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا۔ میں نے کہا تم نے سنا نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے اور میں نہیں پیوں گی، اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ لہجہ کافی بلند تھا، جس نفرت سے میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ یہ کہتے ہوئے دوبارہ اس نے اپنا ہاتھ میرے بازو پہ رکھا۔ میں نے پھر سے بری طرح سے جھٹکا، ڈونٹ ٹچ می۔ غصے کے مارے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں۔ کہنے لگا آواز اور لہجہ ذرا دھیما رکھو جی، مجھے اتنے اونچے لہجے میں بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس بار اس کا لہجہ بھی کرخت ہوا تھا، جان بوجھ کے پھر سے اپنا ہاتھ میرے قریب کرنے لگا۔ میں نے کہا میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا بازو بڑی زور سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ کیا کہا تم نے؟ چھو لیا تمہیں؟ اپنے دوسرے ہاتھ کو وہ میرے وجود پہ رکھ چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی میں، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، نہیں نبھانا مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ، ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ بس میرا دل شاید دھڑکنا بھول گیا۔ میرے ساتھ پھر وہی مسئلہ شروع ہو گیا، میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ کہنے لگا کیا چاہیے تمہیں؟ یہ گھٹیا الفاظ تم نے اپنی زبان سے ادا کیا تو کیا کیسے؟ میرا بازو اس نے اس زور سے پکڑا کہ مجھے لگا بس میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ادھر دیکھو میری طرف، یہ لفظ تم نے اپنی زبان سے نکالا تو نکالا کیسے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھا، مجھے لگ رہا تھا میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چلا کے بولا کون ہے؟ اس کی والدہ تھی۔ ابو ذر کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے، کیوں شور مچا رکھا ہے، دروازہ کھول۔ وہ کہنے لگا امی جائیں یہاں سے، اس کا تو دماغ میں آج ایسا درست کروں گا یاد رکھے گی یہ۔ ہاں جی آج یا تو یہ نہیں یا میں نہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا نہیں طلاق کا لفظ کیسے منہ سے نکالا؟ میں نے باہر سے اپنی ساس کو پکارنا شروع کر دیا، امی خدا کے لیے مجھے اس سے بچائیں۔ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی، ابو ذر دروازہ کھول، کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا جانور ہے یہ شخص۔ اس بار دروازہ زور سے کھٹکا، میرے سسر تھے۔ ابو ذر دروازہ کھول، لیکن اس نے